जय हिंद साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम मुद्रा तथा भारत में बैंकिंग इतिहास को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं वित्त बाजार से। देखिए, भारत के आर्थिक विकास के लिए या औद्योगिक विकास के लिए या सेवा क्षेत्र के विकास के लिए बाजार में पूंजी का प्रवाह अति अनिवार्य होता है। यदि बाजार में पूंजी का प्रवाह होगा तो उद्योगों की स्थापना के लिए या सेवा क्षेत्र के विकास के लिए पूंजी आसानी से उपलब्ध होगी और इससे नए उद्योगों की स्थापना होगी, सेवाओं का सृजन होगा, फलस्वरूप रोजगार में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। रोजगार में बढ़ोतरी होगी तो बचत में बढ़ोतरी होगी और बचत में बढ़ोतरी होगी और यदि वही बचत यदि पुनः निवेश के माध्यम से सेवा क्षेत्र के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए या औद्योगिक क्षेत्र के लिए उपलब्ध हो तो उससे एक पॉजिटिव जो साइकिल है वो हमारी अर्थव्यवस्था में चलना प्रारंभ हो जाएगी, जिससे अर्थव्यवस्था का क्या होगा, विकास होगा। परंतु यदि किसी वजह से भी अगर ये पूंजी प्रवाह रुक जाता है तो उससे इसका अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि अगर हमारे देश में कई व्यक्ति हैं जो कि उद्योगों की स्थापना करना चाहते हैं, परंतु यदि उनको आसानी से ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है या उनके पास में उतनी पूंजी ही नहीं है, अगर उद्योगों की स्थापना नहीं होगी तो सीधी सी बात है रोजगार भी क्या होंगे, सृजित नहीं होंगे। और यदि रोजगारों का सृजन नहीं होगा तो आय एवं जो बचत है वह भी क्या होगी, कम होगी और आय एवं बचत कम होगी तो उससे लोगों के पास खर्चा करने के लिए पैसा ही नहीं होगा। और अगर लोग खर्चा नहीं करेंगे तो जो समग्र मांग है उसमें क्या होगी, कमी होगी और समग्र मांग में कमी होगी तो उद्योग धंधों की स्थापना नहीं होगी। इसके विपरीत आप सोचिए, अगर मान लीजिए कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए, व्यापार करने के लिए अगर आसानी से ऋण मिल जाता है, ऋण मिल जाएगा तो उद्योगों की स्थापना होगी, जिससे क्या होगा, रोजगार का सृजन होगा। और रोजगार का यदि सृजन हो जाता है तो उससे जितने भी व्यक्ति हैं उनकी आय बढ़ेगी। अब सीधी सी बात है, आप समझिए, अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे काम करता है तो वो अपने जीवन में सुकून चाहता है कि उसका जीवन स्तर क्या हो, अच्छा हो। और यदि उसकी आय अच्छी होगी तो वह खर्चा भी अच्छा करेगा, राइट। अर्थात अपना जीवन स्तर उन्नत करने के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छा भोजन ग्रहण करेगा, मनोरंजन के साधन ढूंढेगा, राइट, घूमेगा फिरेगा। इस वजह से अर्थव्यवस्था में क्या होगी, मांग की उत्पन्न होगी, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का, सेवाओं की क्या होगी, मांग क्रिएट होगी, राइट। और यदि मांग क्रिएट होगी तो उन मांगों की पूर्ति के लिए यदि समग्र मांग में बढ़ोतरी होती है तो उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए नए उद्योगों की क्या होगी, स्थापना होगी और नए उद्योगों की स्थापना होगी तो फिर क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। इस तरीके से ये पॉजिटिव जो साइकिल है वो चलती रहेगी। यहाँ पर एक चीज और है, यदि ये व्यक्ति खर्च करने की बजाय जो अपनी आय है, अब प्रत्येक व्यक्ति की जो आय है, आय में एक तो क्या होता है, खर्च होता है और दूसरा क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा, राइट। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में, राइट, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ आकस्मिक जो खर्चे होते हैं, जैसे स्वास्थ्य संबंधी हो जाएंगे तो कुछ आकस्मिक खर्चों के लिए या भविष्य में किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो क्या करता है, बचत करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति जितना खर्च करेगा उससे अर्थव्यवस्था में क्या होगा, विकास होगा। इसके साथ ही ये जो बचत है, यदि ये बचत भी हमारे फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर हो जाएगी तो उससे भी क्या होगा, अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वह जो बचत है अगर वो बाजार में मोबिलाइज नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, पुनः अगर हम देखें तो उद्योगों के लिए, कृषि के लिए या सेवा क्षेत्र के लिए पर्याप्त पूंजी का क्या होगा, अभाव होगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की जो भी बचत है वह पूंजी बाजार में, राइट, या वह निवेश के रूप में उपलब्ध होनी चाहिए, राइट। अब मान लीजिए जैसे किसी व्यक्ति के पास में जो है 50,000 रुपए की उसने सेविंग कर ली है और वो 4 साल तक उसके घर में तिजोरी में बिल्कुल रखे हुए हैं, तो 4 साल तक उनमें बढ़ोतरी नहीं होगी। परंतु यदि वह 4
लाख जो 50,000 की जो सेविंग्स है, यदि उसको बैंकिंग सेक्टर में निवेश कर देता है, शेयर मार्केट में निवेश कर देता है, किसी को इंटरेस्ट पर दे देता है, कुल मिलाकर के किसी भी माध्यम से पैसा बाजार में आता है तो उससे पुनः क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी होगी। इसीलिए एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां पर जो बचत है या सेविंग्स है वो पूरे के पूरे मार्केट में जो है मोबिलाइज होती रहे या पूंजी का प्रवाह हमेशा बना रहे, और उसके लिए है वित्त बाजार, राइट। तो वित्त बाजार क्या होता है, हम सीधा कह सकते हैं कि वित्त बाजार वह बाजार या वह व्यवस्था होती है जो पूंजी के आधिक्य वाले क्षेत्रों से, या सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जो बचत होती है, राइट, जो भी व्यक्ति के पास में बचत होती है वो बैंक में डिपॉजिट करता है, और वो जो जितनी भी डिपॉजिट होती है, राइट, वहां से पूंजी की कमी वाले क्षेत्रों की ओर, अर्थात उद्योग धंधों की स्थापना हो, कृषि क्षेत्र हो, अर्थात निवेश के रूप में उसको पूंजी का क्या करता है, गतिशीलन सुनिश्चित करता है। क्लियर। तो वित्त बाजार एक व्यापक बाजार या व्यापक व्यवस्था होती है जो पूंजी के आधिक्य वाले क्षेत्रों से पूंजी के कमी वाले क्षेत्रों की ओर पूंजी का गतिशीलन क्या करता है, सुनिश्चित करता है। अर्थात वित्त बाजार लोगों की जो बचत होता है उसको बढ़ावा देता है, साथ ही साथ निवेश को भी क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो वित्त बाजार बचत एवं निवेश को बढ़ावा देता है, साथ ही साथ वित्त बाजार बचत को निवेश में बदलकर प्रति व्यक्ति आय है या जीडीपी है उसकी ग्रोथ को प्रोत्साहित करता है। साथ ही साथ जो वित्त बाजार है वो बचत को निवेश के रूप में जो है प्रस्तुत करता है, जिससे नए उद्योग धंधों की, सेवा क्षेत्र की या कृषि क्षेत्र में बूम आती है। फलस्वरूप इससे रोजगार प्राप्ति के अवसर भी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। क्लियर। अब जो वित्त बाजार होता है, वित्त बाजार दो प्रकार का होता है, राइट। तो वित्त बाजार दो प्रकार का होता है, एक हो जाएगा मुद्रा बाजार जिसको मनी मार्केट कहते हैं, और दूसरा हो जाएगा पूंजी बाजार जिसको कैपिटल मार्केट कहा जाता है। और दरअसल हमारे सिलेबस में दोनों बाजार है, राइट। एक तरफ है आरबीआई वाणिज्यिक बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक और एनबीएफसी हो जाएंगी, तो वो पूरा का पूरा जो है मनी मार्केट का हिस्सा है। तो वहीं जो सेबी है या राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज है वो सभी पूंजी मार्केट का हिस्सा है। तो हम पूंजी बाजार को बाद में पढ़ेंगे, अभी जो है हम मुख्य बाजार की तरफ जो है फोकस करते हैं, राइट। तो जो वित्त बाजार है उसको हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार फिर तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, संगठित क्षेत्र, राइट, असंगठित क्षेत्र और क्या हो जाएगा, उपमुद्रा बाजार हो जाएगा। वहीं जो पूंजी बाजार होता है वो प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीयक क्षेत्र में पुनः क्या किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है, राइट। तो हम यहां पर सबसे पहले इनको समझते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो देखिए मुद्रा बाजार वह बाजार होता है जहां पर मौद्रिक या वित्तीय परिसंपत्तियां अल्पकाल के लिए क्रय विक्रय होती है। भाई यदि बाजार में पूंजी का प्रवाह जारी रखना है तो इसके लिए जो भी मौद्रिक संपत्ति, जो भी वित्तीय परिसंपत्तियां हैं या जो मौद्रिक हैं उनका क्रय विक्रय होता रहना चाहिए, ताकि उससे बाजार में प्रवाह क्या होगा, बना रहेगा। तो मुद्रा बाजार वह बाजार होता है जहां पर मौद्रिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियों का अल्पकाल के लिए क्रय विक्रय जो है होता रहता है, या फिर हम कह सकते हैं कि मुद्रा बाजार वित्त बाजार का वह बाजार होता है जहां पर मौद्रिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का अल्पकाल या एक वर्ष, यहां पर ये डेट याद रखें, दोनों शब्द, अल्पकाल के लिए या एक वर्ष से कम समय के लिए क्रय विक्रय होता रहता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, मुद्रा बाजार कहा जाता है। अब दूसरा क्या हो जाएगा, पूंजी बाजार हो जाएगा। तो पूंजी बाजार वह बाजार होता है जहां पर मौद्रिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियों का मध्यम या दीर्घ अवधि के लिए क्रय विक्रय होता है, या फिर मध्यम या दीर्घ तो कितना, एक वर्ष से अधिक के लिए क्रय विक्रय होता है। तो बिल्कुल सीधी सी बात याद रखिए कि जब मौद्रिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियों का क्रय विक्रय एक साल से कम
या फिर अल्प समय के लिए होता है तो उस बाजार को ही मुद्रा बाजार कहते हैं। और जब इनका क्रय विक्रय 1 साल से अधिक के लिए या मध्यम या दीर्घ अवधि के लिए होता है तो उसे ही क्या कहा जाता है, पूंजी बाजार कहा जाता है। राइट, तो इस लेक्चर में अब जो है हम यहाँ पर मुद्रा बाजार को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए जो मुद्रा बाजार होता है, राइट, मुद्रा बाजार को भी 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला हो जाएगा संगठित, दूसरा हो जाएगा असंगठित और तीसरा क्या हो जाएगा, उप मुद्रा बाजार हो जाएगा। दरअसल बाजार में पूंजी की प्रवाह के लिए जब एक संगठित क्षेत्र होता है जो कि किसी नियत या निश्चित विधान के तहत कार्य करता है तो उसे ही संगठित बाजार कहते हैं। और संगठित बाजार में सबसे महत्वपूर्ण कौन हो जाएगा, आरबीआई हो जाएगा। तो आरबीआई हमारे देश के मनी मार्केट में एक रेगुलेटर और कंट्रोलर की भूमिका निभाता है। साथ ही साथ हमारे देश की जो कमर्शियल बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हो जाएंगी, राइट, विकास बैंक हो जाएंगे, राज्य वित्त निगम हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, आरआरबीज, ये सभी हमारे देश के मुद्रा बाजार के संगठित क्षेत्र के तहत आते हैं। अब असंगठित क्षेत्र मुद्रा बाजार का वह क्षेत्र होता है जहां पर मुद्रा का जो प्रवाह है वो बगैर किसी नियत विधान के या निश्चित सिद्धांतों के तहत होता है तो उसको ही असंगठित क्षेत्र कहते हैं। अर्थात इस क्षेत्र की एक और विशेषता ये है कि इसके लिए कोई निश्चित नियम या निश्चित सिद्धांत नहीं होते हैं। अर्थात जैसे उदाहरण के लिए साहूकार हो सकता है कि 5 व्यक्तियों को ऋण दे और पांचों को वो अलग अलग दर पर दे। उसका रिश्तेदार है तो बिल्कुल कम दर पर दे दिया, राइट। उसका अगर कोई खुन्नस वाला व्यक्ति है, दुश्मन है, तो उसको पहली चीज तो वो लोन देगा ही नहीं और देगा तो बहुत ही ऊंची दर पर देगा, राइट। तो ये असंगठित क्षेत्र जिसमें साहूकार हो जाएंगे, ट्रेडर्स हो जाएंगे, डीलर्स हो जाएंगे, चिट फंड कंपनियां हो जाएंगी, देसी बैंकर्स हो जाएंगे, इनके माध्यम से मुद्रा का जो है प्रबंधन किया जाता है। तो वहीं उप मुद्रा जो बाजार होता है, उप मुद्रा बाजार में क्या आ जाता है, हुंडी हो जाती है, राइट, ट्रेजरी बिल्स आ जाती है। तो सरकार को जब भी आवश्यकता होती है सरकार ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से या हुंडी के माध्यम से मार्केट से जो है पैसा उगाही करती है और उसको फिर मार्केट में ही मोबिलाइज करती है। कमर्शियल पेपर्स हो जाएंगे या कमर्शियल डिवेंचर्स हो जाएंगे। क्लियर। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मुद्रा बाजार का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब मुद्रा बाजार में यहाँ पर जो मुद्रा है, राइट, या मनी है, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आपको पूरा का पूरा जो बैंकिंग सेक्टर है या फिर हम ये कहें कि हमारा जो मनी मार्केट है ये समझने में थोड़ी कठिनाई होगी। इसीलिए अब जो है हम मुद्रा को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। मुद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई, मुद्रा के प्रकार क्या हैं, तो उसको हम अच्छे से समझना प्रारंभ करते हैं और यहाँ से एमसीक्यूज भी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि मुद्रा का आविष्कार कैसे हुआ, राइट। तो मुद्रा का आविष्कार के पीछे क्या कारण थे या आविष्कार कैसे हुआ, उस पूरी की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। शुरुआती दौर में जो मनुष्य था वो खाना बदोश था, अर्थात अपने भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक भागदौड़ करता रहता था। परंतु फिर उसने समूह में रहना प्रारंभ किया और खेतीबाड़ी करना प्रारंभ किया, अर्थात मनुष्य समाज में रहने लगा। तो शुरुआती समाज में जब भी जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता था या खरीदी बिक्री होती थी वो वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से होती थी। अर्थात शुरुआती जो प्रारंभिक दौर था, तो प्रारंभिक दौर में वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी जिसको क्या कहा जाता है, बार्टर सिस्टम कहा जाता है, राइट। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से ही या बार्टर सिस्टम के माध्यम से ही प्राचीन जो समाज होते थे उसमें वस्तुओं का आदान प्रदान होता था एवं अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति होती थी। इस बार्टर सिस्टम के कुछ फायदे भी थे तो कुछ नुकसान भी थे। इसके लाभ क्या थे, देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली का सबसे अच्छा लाभ तो यह है कि इसमें व्यापार करने का तरीका बिल्कुल क्या होता है, आसान होता है, राइट। मेरे पास आम है, आपके पास केला है, आप मुझे केला दीजिए, मैं आपको आम दे दूंगा, ये व्यापार हो चुका, राइट। तो व्यापार करना आसान होता है और साथ ही साथ इसमें विनिमय दर की आवश्यकता भी नहीं होती, सीधा आम दिया और केला ले लिया। तो बार्टर सिस्टम के ये 2 लाभ थे, परंतु बार्टर सिस्टम की कई खामियां भी थीं और उन खामियों को अगर आप समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुद्रा का आविष्कार
क्यों हुआ है। तो बार्टर सिस्टम की कमियां क्या थी या बार्टर सिस्टम के नुकसान क्या थे, उसमें सबसे पहला हो जाएगा आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। दो व्यक्तियों को जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, राइट, वो तभी वस्तुओं का आदान प्रदान करेंगे जब उनका क्या हो, दोहरा संयोग हो। जैसे मुझे मैंगो जूस पीना है, राइट, तो मैं आम वाले को ढूंढूंगा, और जैसे मेरे पास में संतरा है, तो ये भी तो होना चाहिए ना कि सामने वाले व्यक्ति का संतरा का खाने का या संतरा जूस पीने का मूड हो। तो जब तक दोनों व्यक्तियों का जो मांग है, राइट, अगर जब तक डबल कोइंसिडेंस नहीं होगा, मतलब सामने वाले व्यक्ति को संतरा चाहिए, मुझे आम चाहिए, जब तक ये दोहरा संयोग स्थापित नहीं होगा तब तक वस्तु विनिमय प्रणाली से व्यापार होगा ही नहीं या आदान प्रदान नहीं होगा। तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना चाहिए। और दूसरी चीज, जब तक ये संयोग नहीं हो जाता है तब तक व्यक्ति क्या करता है, तलाश करता रहता है, राइट। तो वो 5 लोगों से पूछेगा कि मुझे ये चाहिए, आप मुझसे ये सामान ले लो, तो उससे क्या होगा कि जो उसकी खोजने की कॉस्ट है, राइट, तो इससे सर्च कॉस्ट भी अधिक होगी, साथ ही साथ वो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी वस्तु को देकर अपनी मनपसंद वस्तु को खरीदने के लिए दर बदर भटकेगा। इससे एक तो सर्च कॉस्ट बढ़ेगा और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और इसी बीच में अगर उसको कोई जो है एक व्यक्ति नहीं मिला जिसको वह सामान दे सके, तो उससे जो पेरिसेबल आइटम्स हैं, राइट, जैसे फल हो जाएंगी, सब्जियां हो जाएंगी, 2 दिन में तो वो क्या हो जाएंगी, खराब ही हो जाएंगी। अर्थात यदि अगर व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी वस्तुओं का सामान आदान प्रदान नहीं कर पाया, तो जो पेरिसेबल प्रोडक्ट्स हैं जैसे भोजन सामग्री हो जाएगी, फल हो जाएंगी, सब्जियां हो जाएंगी, राइट, वो क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो एक तो क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, और दूसरी चीज अगर वो 1 दिन भी पुरानी होगी तो उनका मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए अगर पालक 1 दिन पुरानी हो जाए तो आप उसको खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, राइट। तीसरा क्या हो जाएगा कि बार्टर सिस्टम में श्रम विभाजन बिल्कुल भी नहीं था, राइट। जिस व्यक्ति के पास में जो भी प्राकृतिक संसाधन थे वो उनको लेता था, बाजार में देकर दूसरे से अपनी मनपसंद वस्तु ले ली, इस तरीके से काम चलता रहता था। तो यहाँ पर कोई विशेष काम की जरूरत तो लेबर डिवीजन नहीं था, साथ ही साथ स्पेशलाइजेशन भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। जैसे वर्तमान समय में श्रम जो लेबर डिवीजन में बहुत ज्यादा पाया जाता है, भाई जिनको पढ़ाना अच्छा लगता है वो टीचिंग कर रहे हैं, जिनको डॉक्टरी अच्छी लगती है वो डॉक्टरी कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन जो है उसको बढ़ावा दे रहा है, या फिर श्रम विभाजन जो है स्पष्ट रूप से पाया जाता है। और सबसे बड़ी जो समस्या थी वो ये थी, वो क्या हो जाएगी, फंजिबिलिटी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। फंजिबिलिटी प्रॉब्लम्स का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम ये कहें कि भाई 500 का नोट है, 500 के नोट को हम 100 के 5 नोट के रूप में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, राइट। जैसे किसी व्यक्ति के पास में जो है 20 रुपए का सामान चाहिए तो वह आसानी से कर सकता है, भाई 500 के 100 के 5 नोट ले ले, या फिर जो 100 है 100 के वो 10 के 10 नोट ले ले, और 20 रुपए से वो आसानी से क्या कर सकता है, ट्रांजैक्शन कर सकता है। परंतु मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास में एक व्यक्ति के पास में एक कद्दू है, या क्या हो जाएगा, सेब हो जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति की इच्छा कि मैं आधा सेब दूंगा, आधा सेब मैं खुद खाऊंगा। तो आप सोचिए इससे क्या होगा कि ना तो उस सेब को काट कर बाजार में बेचा जा सकता है, और ना ही जो है वो अपने पास उसको सुरक्षित रख सकता है, राइट। या फिर जैसे ये तो सेब हो जाएगा, जैसे किसी व्यक्ति के पास में घोड़ा है, राइट, तो कोई व्यक्ति घोड़ा देकर सब्जी खरीदना चाहता है, लेकिन उसकी इच्छा ये है कि मैं घोड़े की केवल और केवल पूंछ दे दूं, तो ये भी क्या है, संभव नहीं है। तो बार्टर सिस्टम में फंजिबिलिटी एवं इतनी समस्याएं थी, इसकी वजह से ही मुद्रा का क्या हुआ, विकास हुआ, राइट। और मुद्रा का विकास सबसे शुरुआती दौर में हुआ, मुद्रा का विकास हुआ। अब हम यहाँ पर मुद्रा के कार्यों को भी समझ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से विकास की प्रक्रिया समझ में आ जाए, राइट। तो मुद्रा का विकास हुआ, मुद्रा के क्या कार्य होते हैं, तो मुद्रा के कार्यों को हम 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। मुद्रा का प्राथमिक कार्य हो जाएगा, मुद्रा का द्वितीयक कार्य हो जाएगा, और मुद्रा का तृतीयक क्या हो जाएगा, प्रासंगिक
कार्य हो जाएगा। तो मुद्रा का विकास हुआ। मुद्रा के विकास का जो सबसे बड़ा लाभ था वो क्या था? मुद्रा का प्राथमिक कार्य या मुद्रा का मुख्य कार्य। और मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है कि मुद्रा के माध्यम से हम मूल्य को माप सकते हैं, चाहे कोई भी वस्तु हो, चाहे कोई भी सेवा हो। सेवा या वस्तु को मुद्रा के रूप में आसानी से मापा जा सकता है। जैसे एक आम की कीमत क्या हो जाएगी? 20 रुपये हो जाएगी। एक हीरे की कीमत जो है 1 करोड़ हो जाएगी। फिर 1 घंटे कार्य करने की, 1 घंटा गाना गाने की, 1 घंटा डांस करने की जो फीस है वो भी निर्धारित हो जाएगी। अर्थात मुद्रा जो मूल्य है, किसी भी वस्तु या सेवा के मूल्य को मुद्रा के माध्यम से मापा जा सकता है। साथ ही साथ मुद्रा से विनिमय आसानी से किया जा सकता है। अर्थात आप मुद्रा को देकर खरीदी एवं बिक्री आसानी से कर सकते हैं। तो विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, ये मुद्रा के क्या है? सबसे प्राथमिक या मुख्य कार्य होते हैं। इसके अलावा भी मुद्रा के जो है सहायक कार्य होते हैं। सहायक कार्य का मतलब क्या हो जाएगा कि मुद्रा के माध्यम से हम मूल्य का संचय कर सकते हैं। जैसे आप 5 घंटे कोई भी कार्य करें और जो भी सैलरी आएगी आप उसको लंबे समय तक क्या कर सकते हैं? सुरक्षित रख सकते हैं। जब आपकी जरूरत होगी तब आप उसको खर्च कर सकते हैं। तो इससे मूल्य का संचय किया जा सकता है, मूल्य का स्थानांतरण किया जा सकता है। जैसे कोई फौजी है, वो बॉर्डर पर बैठ के अपने देश की सुरक्षा कर रहा है, साथ ही साथ उसकी जो सैलरी आएगी वो अपनी सैलरी को जम्मू कश्मीर में जो अगर कोई सैनिक है तो वो कन्याकुमारी में अपनी सैलरी को भेज सकता है। अर्थात उसने मूल्य का, अपनी सेवा के मूल्य का स्थानांतरण जो है अपने घर एवं परिवार में कर दिया। साथ ही साथ मुद्रा के माध्यम से जो स्थगित भुगतान है उनको भी आप चुका सकते हैं, जैसे किस्त के रूप में। तो ये हो जाएंगे मुद्रा के सहायक कार्य। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा मुद्रा के प्रासंगिक कार्य हो जाएंगे। इसके अलावा भी मुद्रा का जो महत्व है वो सबसे ज्यादा महत्व है क्रेडिट सिस्टम के रूप में, राइट। मुद्रा के वजह से ही जो वर्तमान समय का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जिसको हमने अभी देखा, वित्त बाजार, मुद्रा बाजार, राइट, पूंजी बाजार हो जाएगा, उसका विकास जो है मुद्रा के कारण ही हुआ है। साथ ही साथ मुद्रा की वजह से ही जो राष्ट्रीय आय है, राइट, राष्ट्रीय आय का सृजन हो सकता है और उसका वितरण भी संभव हो सकता है, राइट। तो ये मुद्रा के कार्य थे एवं मुद्रा के महत्व थे। यहां से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है, राइट। इस तरीके के प्रश्न जो है मुख्य परीक्षा या प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब तीसरा हम जो है यहां पर समझते हैं कि जो मुद्रा है, राइट, मुद्रा का विकास क्यों हुआ? क्योंकि बार्टर सिस्टम में या वस्तु विनिमय प्रणाली में कई समस्या थी, उसकी वजह से मुद्रा का आविष्कार हुआ। फिर हमने मुद्रा के महत्व को समझा। अब हम देखते हैं कि मुद्रा का विकास कैसे हुआ, राइट। तो मुद्रा की उत्क्रांति अर्थात क्या हो जाएगा? इवोल्यूशन हो जाएगा और क्या हो जाएंगे? प्रकार हो जाएंगे। तो ये दोनों चीजें एक समान है। जैसे बैंक मनी क्या होती है या कागजी मुद्रा क्या होती है, या मुद्रा किस तरीके से इवॉल्व हुई, यहां से प्री में बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान से आप समझते जाइए, राइट। तो मुद्रा की उत्क्रांति, इवोल्यूशन एवं प्रकार। देखिए, मुद्रा का जब आविष्कार हुआ था तो मुद्रा का आविष्कार हुआ था वस्तु मुद्रा के रूप में, राइट। तो मुद्रा का आविष्कार हुआ और जो सबसे शुरुआती रूप था वह क्या था? वस्तु मुद्रा थी। वस्तु मुद्रा में कुछ समस्याएं थी, फिर धातु मुद्रा प्रचलन में आई, धातु मुद्रा के बाद में कागजी मुद्रा प्रचलन में आई, फिर बैंक या डिपॉजिट मुद्रा प्रचलन में आई और वर्तमान समय में क्रिप्टो करेंसी जो है प्रचलन में आ रही है। जाहिर सी बात है कि वस्तु मुद्रा में कुछ ना कुछ खामियां थी, इसी वजह से मुद्रा विकसित हुई और धातु मुद्रा जो है प्रचलन में आई। धातु मुद्रा में भी कुछ ना कुछ खामियां रही होंगी, तभी वजह से कागजी मुद्रा प्रचलन में आई और इसमें भी कुछ खामियां हैं या रही होंगी, इसी वजह से बैंक या डिपॉजिट मनी काम में आ रही है। और भविष्य में जो है क्रिप्टो करेंसी का जमाना होगा और अभी से जो भी व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी में अच्छा खासा निवेश कर रहा है उसको रिटर्न मिल रहा है और हर एक जो सरकार है वो क्रिप्टो करेंसी से संबंधित नियम जो है या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने को प्राथमिकता दे रहे हैं।
तो हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला हो जाएगा वस्तु मुद्रा, राइट। तो जब मुद्रा की विचारधारा अस्तित्व में आई तो लोगों ने उनके पास में जो भी सामग्री था उसका मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करना प्रारंभ किया। अर्थात वस्तु मुद्रा के रूप में प्राचीन समय में जो कोको बीन थी या शंखी हो जाएंगी या फिर क्या हो जाएंगे, वेल के दांत हो जाएंगे, जैसे जो फिजी जैसे देशों में, या लोहे के टुकड़े या सोने के टुकड़ों को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था कि ये सोने के 5 टुकड़े ले लीजिए और 1 सेर दे दीजिए, या फिर ये लोहे के 10 टुकड़े हैं, इससे हमें जो है वस्त्र या आभूषण लेने हैं। तो शुरुआती दौर में लोहे के टुकड़े हैं या सोने के टुकड़े हो जाएंगे, कोको बीन हो जाएगी, शंखी, इनके माध्यम से जो है ये ही मुद्रा के रूप थे, राइट। परंतु इनमें समस्याएं क्या थी? जो वस्तु मुद्रा थी भाई, बार्टर सिस्टम में समस्याएं थी, तो मुद्रा का आविष्कार हुआ। मुद्रा के आविष्कार का जो शुरुआती दौर था वो थी वस्तु मुद्रा, और इसकी समस्या क्या थी कि इसमें से अधिकांश जो मुद्रा थी वो नाशवान थी। जैसे कोको बीन, अब किसी व्यक्ति ने कोको बीन को रख लिया तो वो कुछ समय बाद क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, राइट। शंखी, ये भी खराब हो सकती हैं, लोहे के टुकड़े भी क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो इनमें से अधिकांश वस्तुएं नाशवान थी। साथ ही साथ दूसरी सबसे बड़ी समस्या कि एक समान नहीं थी। भाई कोको बीन है या लोहे के टुकड़े हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो एक समान नहीं थे, शुद्धता नहीं थी। हो सकता है कि कोई व्यक्ति इनको अस्वीकार कर देता है कि मुझे नहीं चाहिए सोने के टुकड़े या लोहे के टुकड़े, मुझे तो वेल दांत चाहिए, या फिर इनका अंतर्भूत जो मूल्य था, इंट्रिंसिक वैल्यू, वो इनका बिल्कुल भी नहीं था। जैसे आप समझें भाई, सोने का इंट्रिंसिक मूल्य हो सकता है, लेकिन वो कब हो सकता है? वर्तमान समय में जो है हम गोल्ड को समझते हैं, भाई गोल्ड से आभूषण बना सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, इसलिए गोल्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए तो 1 ग्राम गोल्ड की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है, राइट। और वहीं लोहे की उससे क्या होती है, कम होती है। और वहीं कोको बीन की, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? भाई कोको बीन को आप खा सकते हैं, उसके अलावा इसको कुछ और उपयोग कर सकते हैं? नहीं। शंखी है, इससे आप ज्वेलरी बना सकते हैं, उसके अलावा ये कुछ भी काम का है नहीं है। तो ये जो जितनी भी मुद्राएं थी, इनमें से अगर हम सोने के टुकड़े या लोहे के टुकड़ों को हटा दें तो बाकी की जो मुद्राएं थी उनका अंतर्भूत मूल्य कुछ भी नहीं था। अर्थात यदि किसी व्यक्ति ने इनको स्वीकार कर लिया, राइट, कि मैं मेरी सब्जियां या फल तुम्हें दे देता हूं तो मुझे शंखी दे दो, तो अगर जैसे मैं इन शंखियों से व्यापार ना करूं तो क्या ये संख्या मेरे लिए और कुछ काम में आ सकती हैं? तो वही क्या था, इनका इंट्रिंसिक मूल्य था, तो इनका अंतर्भूत मूल्य भी नहीं था। इस वजह से जो वस्तु मुद्रा थी ये प्रचलन से बाहर हो गई और फिर जमाना आया धातु मुद्रा का, मेटेलिक मनी का। अब अंतर क्या हुआ? जो वस्तु मुद्रा थी इसमें लोहे के टुकड़े एवं सोने के टुकड़े एक तो अव्यवस्थित आकार के होते थे, उनका शेप एंड साइज जो था वो निश्चित नहीं था। परंतु जब धातु मुद्रा प्रचलन में आई तो जो लोहे एवं सोने के टुकड़े होते थे उन्हें पिघलाया गया, उनमें राजा ने सील लगा दी और वही क्या बन गई, धातु मुद्रा बन गई। तो कुल मिलाकर जो लोहे एवं सोने के टुकड़े थे उनको पिघलाया गया, उनको एक आकार का बनाया गया और राजा ने उन पर सील लगा दी, राइट। और इससे धातु मुद्रा जो है वो अस्तित्व में आई। और जो धातु मुद्रा का अस्तित्व में आने का कारण ये था कि इसका अंतर्भूत मूल्य होता है, चाहे वो लोहे का सिक्का हो, सोने का सिक्का हो, तांबे का सिक्का हो। अगर आप उसको मुद्रा के रूप में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उस सिक्के को पिघलाइए, तलवार बना लीजिए, गहने बना लीजिए, जो भी आपको जरूरत है वो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो धातु मुद्रा का अंतर्भूत मूल्य या इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, राइट। जैसे उदाहरण के लिए टाका, रुपया, मुहर जो कि गुप्तों ने एवं कुषाणों ने चलाई थी। अब इनके साथ में समस्या क्या होती है वो समझिए। धातु मुद्रा के साथ में सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि धातुएं क्या है, सीमित होती हैं। अर्थात ये धातुएं सीमित हैं तो इनको हम व्यापक रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि धातु मुद्रा का जो अंतर्भूत मूल्य होता है वो इसके अंकित मूल्य से क्या होता है, अधिक होता है।
और इस वजह से लोगों ने इनका क्या कर दिया, संग्रहण करना शुरू कर दिया। जैसे उदाहरण के तौर पर चांदी का कोई कॉइन है, क्लियर। अब चांदी का कोई कॉइन है, जैसे हमने मान लिया कि वो 5 रुपए का सिक्का है, तो चांदी के 5 रुपए से आप क्या खरीदेंगे, कुछ भी सामान खरीदेंगे। लेकिन इस चांदी की जो वैल्यू है गहने बनाने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक्स के सेट्स में, वो तो इसकी क्या है, 50 रुपए की है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप चांदी के सिक्के को सिक्के के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप इसको पिघला कर इसके गहने बना सकते हैं और उसको ज्यादा दाम में बेच सकते हैं, राइट। तो जब कभी भी किसी भी मुद्रा का जो अंतर्भूत मूल्य होता है वो यदि उसके अंकित मूल्य से ज्यादा हो जाए तो लोग उसका क्या करने लगेंगे, संग्रहण करने लगेंगे। इससे मुद्रा की क्या हो जाएगी, शॉर्टेजेस हो जाएगी। उदाहरण के लिए यहां पर एक दिलचस्प बात बताता हूं, राइट। कुछ समय पहले हमारे देश में 5 रुपए के जो सिक्के थे उनकी भारी कमी आई। जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो ये पता चला कि जो पहले आपने देखा होगा 5 का सिक्का होता था वो बहुत ही क्या होता था, मोटा होता था, राइट। और उस सिक्के को इकट्ठा करके बांग्लादेश क्या किया जाता था, स्मगल किया जाता था। और बांग्लादेश में इससे ब्लेड, राइट, या जिसको आप कहते हैं रेजर या पत्ती, ये बनाई जाती थी। क्यों, कारण क्या है, ये 5 का सिक्के की कीमत कितनी है, 5 रुपए है। लेकिन बांग्लादेश में इसको पिघला करके इसकी जैसे 5 ब्लेड है वो बना दी जाती थी और 5 ब्लेड की कीमत कितनी है, 10 रुपए है। तो इसका मतलब एक सिक्के को पिघलाया, उसकी 5 ब्लेड बनाई और मार्केट में उसको 10 रुपए में बेच दी, राइट। इसीलिए 5 का जो सिक्का है वो बांग्लादेश या अन्य देशों में स्मगल होने लगा। जैसे आरबीआई को पता चला तो 5 का और जो 10 का सिक्का है उसका आकार बहुत छोटा किया। और आपको पता होगा कि वर्तमान समय में जो 10 का सिक्का होता है उसके बीच में ऊपर तांबा होता है और नीचे क्या होता है, यहाँ पर मिश्र धातु होती है ताकि उसका अन्य क्षेत्रों में भी उपयोग ना हो सके, राइट। तो धातु मुद्रा की सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि इसका अंकित मूल्य कम था, अंतर्भूत मूल्य ज्यादा थे, इसलिए लोगों ने इसका संग्रहण किया और मुद्रा की क्या होगी, शॉर्टेजेस से आगे, राइट। अब इस वजह से फिर आई कौन सी, कागजी मुद्रा हो जाएगी। तो देखिए कागज मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसमें हम कागज को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इसकी विशेषता यह है कि इसका अंतर्भूत मूल्य अंकित मूल्य से क्या होता है, कम होता है, बहुत ही कम होता है। उदाहरण के लिए 2000 का नोट हो जाएगा। भाई 2000 का नोट अगर भारत सरकार आज कह दे कि ये 2000 का नोट जो है आज से जो है मान्य नहीं होगा, तो बताइए आपके पास में 2000 की गड्डी भी हो, वो कुछ काम की है, कुछ काम की नहीं, उसका आप क्या करेंगे, राइट। तो जो कागजी मुद्रा है उसका अंतर्भूत मूल्य अंकित मूल्य से बहुत ही कम होता है। जो कागजी मुद्रा है वह भी कई प्रकार की होती है और यहाँ से प्री के क्वेश्चन बन सकते हैं। वैधानिक मुद्रा क्या होती है, वैधानिक निविदा या फियाट मनी किसे कहते हैं, लीगल टेंडर किसे कहते हैं, लेखा मुद्रा क्या होती है, वास्तविक मुद्रा क्या होती है, और भी अन्य प्रकारों को हम यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं वैधानिक मुद्रा या जिसको कहते हैं फियाट मनी। किस मनी को फियाट मनी कहा जाएगा, तो देखिए उस कागज मुद्रा को वैधानिक मुद्रा या फियाट मनी कहा जाएगा जो एक साथ 2 शर्तें, दोनों को ध्यान रखना, एक साथ दोनों शर्तों को पूरा करे उसको ही वैधानिक मुद्रा कहते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि वह मुद्रा सिक्का, नोट या कागज के रूप में हो। तो कागज, नोट या सिक्का के रूप में हो तो उसको क्या कहा जाएगा, वैधानिक मुद्रा। लेकिन इसके अलावा दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि उस सिक्के का, नोट का या कागज का निर्गमन अगर देश में राजा है, रानी है, सरकार है या केंद्रीय बैंक है, इसके द्वारा किया जाना चाहिए। अगर ये 2 शर्तें एक साथ पूरी हो जाएंगी तो उसी मुद्रा को क्या कहा जाएगा, वैधानिक मुद्रा कहा जाएगा। जैसे फियाट मनी, राइट, तो उस मुद्रा को ही क्या कहा जाएगा, फियाट मनी कहा जाएगा। अब आपका सवाल होगा कि सर फियाट मनी कौन सी होती है, तो वर्तमान समय में मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति के पास में 1000 रुपये का नोट है, राइट, जैसे कोई व्यक्ति जमा नहीं कर पाया है, तो वर्तमान समय में जो 1000 का नोट है,
या फिर सरकार कुछ स्मृति चिन्ह निकालती है अटल बिहारी वाजपेयी की याद में, या लता मंगेशकर जी की याद में, या फिर कोई अन्य महान हस्ती की याद में, तो वो सिक्के मार्केट में चलते नहीं, एक तरीके से म्यूजियम में रखे जाते हैं। तो जो 1000 रुपये का नोट है या जो स्मृति चिन्ह सिक्के होते हैं, ये सिक्का, नोट या कागज मुद्रा के रूप में होते हैं और इनको सरकार या केंद्रीय बैंक जारी करती है। तो उसको ही हम क्या कहते हैं, वैधानिक मुद्रा कहते हैं या फियाट मनी कहते हैं। क्लियर। अब दूसरा हो जाएगा यहां पर वैधानिक निविदा हो जाएगा या लीगल टेंडर हो जाएगा। लीगल टेंडर, कोई भी मुद्रा लीगल टेंडर तब होती है जब वह एक साथ 2 शर्तों को पूरा करे। पहली शर्त तो क्या हो जाएगी कि वह वैधानिक मुद्रा हो, अर्थात वह कागज सिक्का, राइट, कागज सिक्का या कागजी मुद्रा के रूप में हो, और दूसरी चीज उसको राजा, रानी, सरकार या केंद्रीय बैंक के द्वारा निर्गमित होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा तीसरी चीज ये है कि विधान, उस देश की विधानसभा या केंद्रीय जो भी संसद है, उस देश की विधान या सरकारी आज्ञा पर उसका क्या होना चाहिए, चलन होना चाहिए। अर्थात सरकार उसके चलन को क्या करे, अनुमति दे, राइट। जैसे अगर हम देखें तो डीमोनेटाइजेशन, जैसे हमने कहा कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, राइट, तो डीमोनेटाइजेशन हुआ था उस समय पे 1000 का जो नोट था वो क्या था, लीगल टेंडर था। लेकिन मोदी जी ने आके घोषणा कर दी कि जो पुराने 1000 का नोट है, 500 का नोट है, वो अब बाजार में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इट वुड बी अ नो लॉन्गर अ लीगल टेंडर। इसी वजह से सब लोगों ने उनको बैंक में जमा किया और नया नोट क्या कर लिया, ले लिया। तो वैधानिक मुद्रा सरकारी आज्ञा पर या केंद्रीय बैंक की आज्ञा पर चलन में आती है और जो वैधानिक मुद्रा होनी चाहिए। और वैधानिक मुद्रा की विशेषता यह है कि हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति इसमें लेन देन कर सकता है। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति ने ऋण दिया है तो ऋणदाता और प्रत्येक व्यक्ति उसको स्वीकार करने के लिए क्या होता है, बाध्य होता है। तो ऐसी मनी जो कि क्या हो, ऐसी मनी जो कि फियाट मनी हो तथा उस देश की सरकारी आज्ञा पर भी चले, उसको ही क्या कहा जाता है, लीगल टेंडर कहा जाता है, जैसे नोट एवं सिक्के। तो वर्तमान समय में आप ध्यान रखिए 2000 रुपये का नोट जो है वो क्या है, 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर है, राइट, लीगल टेंडर है। अर्थात कोई भी व्यक्ति आपसे वित्तीय फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए उसको स्वीकार करेगा। लेकिन हो सकता है कि अगले 8 दिन में मोदी जी आके कहें कि अब 2000 रुपये का नोट जो है वो बाजार से नहीं चलेगा, इट वुड बी नो लॉन्गर अ लीगल टेंडर, या जो 2000 रुपये का नोट है वो वैधानिक निविदा नहीं होगी। तो सभी व्यक्तियों को इसे बैंक में जमा करना पड़ेगा और ये फियाट मनी बन जाएगा। क्लियर। तीसरा हो जाएगा यहां पर प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मुद्रा का समझते हैं। अब प्लास्टिक मुद्रा अस्तित्व में क्यों है, देखिए अगर आपके पास में अगर बहुत सारा कैश है तो ये इस चीज़ का डर रहता है कि या तो आप उसको खो दें या वो आपसे गुम जाए या हो सकता है कोई आपसे छीन ले, राइट। तो इन समस्याओं के निदान के लिए ही प्लास्टिक मनी अस्तित्व में आए, राइट। प्लास्टिक मनी को ही जो कार्ड एटीएम है, राइट, डेबिट कार्ड हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड हो जाएगा, राइट। तो कोई भी किसी भी व्यक्ति की जो मनी है वो गुम ना जाए, वो खो ना दे या कोई लूटपाट ना हो सके, इसलिए प्लास्टिक मनी के रूप में सरकार जो बैंक है उन्होंने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो है देना प्रारंभ किए कि आपको जब कभी भी पैसे की जरूरत पड़े आप इस डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की मदद से आपकी जो है मनी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर अंतर समझना, डेबिट कार्ड ऐसी प्लास्टिक मुद्रा होती है जिससे आप उतना ही कैश निकाल सकते हैं जितना आपके अकाउंट में होता है। अगर आपके अकाउंट में 50,000 रुपये हैं तो आप 50,000 रुपये तक जो है अकाउंट से निकाल सकते हैं या उतने का ही आप सामान खरीद सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड वह प्लास्टिक मुद्रा होती है जिससे आप जितने आपके अकाउंट में है उससे ज़्यादा भी क्या कर सकते हैं, कैश निकाल सकते हैं या उससे ज़्यादा खरीद सकते हैं, राइट। अगला हो जाएगा मुद्रा का प्रकार प्रमाणिक मुद्रा। तो देखिए यदि सिक्के का जो वास्तविक मूल्य है एवं अंकित मूल्य दोनों ही क्या हो, बराबर हो, यदि वास्तविक मूल्य एवं अंकित मूल्य दोनों ही बराबर हो तो उसको ही क्या कहा जाता है, प्रमाणिक मुद्रा कहा जाता है। जैसे सोने का एक सिक्का है जिस पर लिखा हुआ है 50,000
रुपए, और उस सोने की जो वास्तविक कीमत है वो भी 50,000 है। तो जब वास्तविक और अंकित मूल्य दोनों बराबर हों तो उसको ही प्रमाणिक मुद्रा कहा जाता है, जैसा सोना हो जाएगा। अगला हो जाएगा सांकेतिक मुद्रा हो जाएगा, या टोकन क्या हो जाएगा, मनी हो जाएगा। तो देखिए, सांकेतिक मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसका आंतरिक धात्विक जो मूल्य होता है वो अंकित मूल्य से क्या होता है, कम होता है, राइट। तो जब कभी भी जो आंतरिक धात्विक मूल्य होता है यदि वह अंकित मूल्य से कम हो, राइट, यहां पर थोड़ी सी गलती है, आंतरिक धात्विक मूल्य अंकित मूल्य से क्या हो, कम हो, तो उसे ही क्या कहा जाता है, सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है। जैसे क्या हो जाएगा, भारतीय सिक्के हो जाएंगे, क्लियर। फिर हो जाएगा नजदीकी मुद्रा, ऐसी मुद्रा जिसको आप तुरंत की तुरंत मुद्रा के रूप में परिवर्तित कर सके। तो ऐसे कोई भी वस्तु जिसे आसानी से मुद्रा में परिवर्तित किया जा सके उस वस्तु को ही नियर मनी कहा जाता है। जैसे सोना एवं क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, राइट। अब हम आगे चर्चा करते हैं जो हमारी मेन स्लाइड थी कि यहां पर ये देखिए हमने धातु मुद्रा भी समझ ली, कागजी मुद्रा भी समझ ली। अब जो है हम यहाँ पर बैंक या डिपॉजिट मनी को समझते हैं, राइट। तो अगले जो स्वरूप हो जाएगा वो हो जाएगा बैंक मनी, या क्या हो जाएगा, डिपॉजिट मनी हो जाएगा। बैंक मनी या डिपॉजिट मनी से तात्पर्य चेक या डीडी से होता है, अर्थात ना तो आपके पास में डेबिट कार्ड है और ना ही आपके पास में कैश है, तो उस स्थिति में आप चेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां से प्रारंभिक परीक्षा में यह प्रश्न आ सकता है कि दरअसल हमारे देश में चेक को किस अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है, राइट। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि जो बैंक मनी या डिपॉजिट मनी में चेक एवं डीडी डिमांड ड्राफ्ट आते हैं, और भारत में चेक एवं डिमांड ड्राफ्ट का जो प्रचलन है वो लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। दरअसल 1881 में परक्राम्य लिखित अधिनियम या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 लाया गया था, और इसी अधिनियम के तहत ही चेक एवं डिमांड जो है इनकी शुरुआत हुई थी, जिनकी शुरुआत लॉर्ड रिपन ने की थी। और इस अधिनियम में 2017 में परिवर्तन आया है, इसीलिए हो सकता है इससे प्रश्न पूछे जा। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य आपको आसानी से पता है कि इससे एक तो चेक की उपयोगिता को बढ़ावा देना, साथ ही साथ इस एक्ट के माध्यम से जो जालसाजी है, जो बेईमानी है, उसको भी रोका जा सकता है, और चेक से हम जो है बहुत बड़ा अमाउंट जो है किसी को भी पे कर सकते हैं। अगला हो जाएगा क्रिप्टो करेंसी हो जाएगा, राइट। तो क्रिप्टो करेंसी एक क्या है, डिजिटल मुद्रा है, राइट। ना तो ये कमोडिटी मनी है, ना ये धात्विक मनी है, ना ये कागजी मुद्रा है। ये क्या हो जाएगा, डिजिटली मुद्रा हो जाएगी, मतलब फिजिकली आपके हाथ में नहीं होती परंतु डिजिटली आपके वॉलेट में ये हो सकती है। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है जिसे ब्लॉकचेन तकनीक के द्वारा क्या किया जा सकता है, उपभोग किया जा सकता है, राइट। ब्लॉकचेन जो तकनीक होती है उसमें इसका जो डाटा होता है वो किसी एक सर्वर पर स्टोर ना होकर प्रत्येक सर्वर पर क्या होता है, स्टोर होता है। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है जो कि ब्लॉकचेन तकनीक पर क्या होती है, आधारित होती है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा ही इसको बनाया और संग्रहित किया जाता है। ब्लॉकचेन जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार दरअसल 2009 में हुआ था, और यह माना जाता है कि 2009 में सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को क्या किया था, लॉन्च किया था। वहीं से क्रिप्टो करेंसी की जो शुरुआत मानी जाती है। भारत में इसको लागू किया जाए ना लागू किया जाए इस पर प्रतिबंध है। हालांकि सरकार ने, आरबीआई ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो क्रिप्टो करेंसी है इसको अवैध घोषित किया है, परंतु सरकार जो आरबीआई ने निर्देश दिए हैं कि आरबीआई स्वयं की जो है डिजिटल मुद्रा को मार्केट में लॉन्च करेगी। क्लियर। उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएंगे ये भी आप याद रखें, इथेरियम हो जाएगा, डिजी कॉइन हो जाएगा, लक्ष्मी कॉइन हो जाएगा, रिपल हो जाएगा, बिटकॉइन हो जाएंगे। ये सभी क्या हो जाएंगे, क्रिप्टो करेंसी हो जाएंगे। क्लियर। तो हम मुद्रा को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, राइट। और अब आपको मुद्रा समझ में आ गई है तो हम जो है हमारा मुद्रा बाजार जिसको हमने पढ़ना प्रारंभ किया था, राइट। मुद्रा बाजार के हमने 3 रूप देखे थे, संगठित, असंगठित और क्या हो जाएगा, उपमुद्रा हो जाएगा। जिसमें जो संगठित मुद्रा बाजार है इसमें हम आरबीआई को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, राइट।
एवं बैंकिंग सिस्टम को देखेंगे, परंतु सबसे पहले ये जान लेना भी आवश्यक है कि हमारे देश में बैंकिंग की शुरुआत कैसे हुई, ताकि आरबीआई का गठन कब हुआ, आरबीआई को भारत का नियंत्रक कंट्रोलर बैंक क्यों कहते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। तो अब हम जो है भारत में बैंकिंग इतिहास पढ़ते हैं कि आखिरकार जो आधुनिक बैंकिंग है इसकी शुरुआत भारत में कैसे हुई और इसको श्रेय शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, राइट। तो इसको हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए, जो आधुनिक बैंकिंग है इसकी शुरुआत यूरोप से मानी जाती है। तो आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का विकास यूरोप में हुआ था और सन 1157 में, कहाँ, इटली में, सन 1157 में इटली में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना हुई थी और इसी बैंक की स्थापना से ही आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है। अगर भारत की चर्चा करें तो भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत 6 चरणों में हुई है। ये 6 चरण निम्नलिखित हैं। जैसे प्रथम चरण हो जाएगा जो कि प्राचीन काल से लेकर 1806 तक था, फिर 1806 से 1860, 1860 से 1913, 1913 से 1939, राइट। फिर यहाँ पर ये 1939, राइट, ये यहाँ पर 1939 से क्या हो जाएगा, 1940 हो जाएगा और 1946 से क्या हो जाएगा, अब तक हो जाएगा। तो इन चरणों को हम डिटेल में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला हो जाएगा भारत में आधुनिक बैंकिंग के इतिहास में आधुनिक बैंकिंग के विकास का पहला चरण हो जाएगा। तो आधुनिक बैंकिंग के विकास का पहला चरण या प्राचीन काल से 1806 तक। देखिए, भारत में आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत करने का श्रेय भी यूरोपियंस को जाता है या ब्रिटिशर्स को जाता है। तो भारत में जो आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत है वह ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी। दरअसल जो आधुनिक बैंकें हैं, राइट, जो कार्य आधुनिक बैंकों के द्वारा किए जाते हैं वही कार्य करने के लिए 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई और कलकत्ता में कुछ एजेंसी गृह, ये याद रखना, जो कि आधुनिक बैंकों जैसे ही कार्य करते थे। तो 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल एवं बंबई में एजेंसी गृहों या एजेंसी हाउस की स्थापना की थी, जो कि आधुनिक बैंकों की भांति ही कार्य करते थे। वहीं हमारे देश में यूरोपियन बैंकिंग पद्धति पर आधारित, तो यूरोपियन बैंकिंग पद्धति पर आधारित जो पहला विदेशी बैंक था, राइट, तो भारत का जो पहला बैंक था वो विदेशी पूंजी से निर्मित किया गया था। तो आधुनिक बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक जो कि विदेशी पूंजी से निर्मित हुआ था उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान और बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना अलेक्जेंडर एवं कंपनी ने की थी। तो भारत का पहला बैंक जो कि यूरोपियन पद्धति पर था उसकी स्थापना अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से की गई थी। इसकी स्थापना सन 1770 में हुई थी और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, कोलकाता में। उसके बाद में जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी सन 1786 में। फिर भारत में बैंकिंग विकास का जो दूसरा चरण है वो 1806 से 1860 के बीच में आता है। दरअसल यूरोपियन पद्धति पर आधारित बैंकिंग प्रणाली को और अधिक मजबूत करने के लिए सरकार अंशधारी, राइट, सरकारी अंशधारी एवं निजी अंशधारियों की मदद से देश में 3 प्रमुख जो थे प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई थी, राइट। तो 1806 से 1860 के बीच में सरकारी एवं निजी अंशधारियों के सहयोग से 3 प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की गई थी। सबसे शुरू में स्थापित था बैंक ऑफ कलकत्ता। बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1806 में हुई थी, जिसका 1809 में नाम कर दिया गया बैंक ऑफ कलकत्ता, राइट। तो बैंक ऑफ कलकत्ता जो था, बैंक ऑफ बंगाल कर दिया। तो बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई थी 1806 में, जिसका 1809 में नाम कर दिया बैंक ऑफ बंगाल। उसके बाद में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई 1843 में। अब आ जाता है बैंकिंग विकास का तीसरा चरण, राइट। तो बैंकिंग विकास का तीसरा चरण शुरू होता है 1860 से लेकर 1913 तक।
दरअसल इसकी शुरुआत संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम मानी जाती है। भारत सरकार ने सन 1860 में एक्ट पारित किया था और सन 1860 में संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम जो था पारित किया गया था और इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने सीमित देयता के आधार पर भारत में बैंकों की स्थापना की जो थी अनुमति दे दी गई थी और इस संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम के माध्यम से ही सीमित देयता के कई बैंकों की स्थापना भारत में हुई थी, जिसमें से सबसे पहला क्या हो जाएगा, इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक की स्थापना सन 1865 में हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि वर्तमान समय में भारत में जो कार्यरत सबसे प्राचीन बैंक है वो कौन सा हो जाएगा, इलाहाबाद बैंक हो जाएगा, राइट। तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हुई थी और यह भारत में कार्यरत सबसे प्राचीन बैंक था जिसका वर्तमान समय में विलय हो गया। फिर अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 में हुई थी। इसकी विशेषता यह है कि यह भारतीयों द्वारा प्रबंधित सीमित देयता वाला पहला बैंक है और इसको कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो भारतीयों द्वारा प्रबंधित सीमित देयता वाला पहला बैंक अवध कमर्शियल बैंक जिसकी स्थापना हुई थी 1881 में। उसके बाद में हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, राइट। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1895 में की गई थी। तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1895 में की गई थी और यह पूर्णतः भारतीयों द्वारा प्रबंधित एवं संचालित बैंक था। तो भारतीयों द्वारा पूर्णतः भारतीयों द्वारा प्रबंधित एवं संचालित पहला बैंक है पंजाब नेशनल बैंक जिसकी स्थापना 1895 में की गई थी और वर्तमान समय में जो बैंकों का मर्जर हुआ है उसके आधार पर पंजाब नेशनल बैंक हमारे देश का एक बहुत बड़ा बैंक है। फिर पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा जिसकी स्थापना 1901 में हुई थी। बैंक ऑफ इंडिया 1906, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई थी। फिर हो जाएगा चतुर्थ चरण, तो बैंकिंग विकास का चतुर्थ चरण हो जाएगा 1913 से 1939 के बीच का। दरअसल इस समय में जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थी उन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। तो बैंक ऑफ क्या हो जाएगा, बंगाल, ध्यान रहे। बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1806 में हुई थी जिसका 1909 में नाम कर दिया बैंक ऑफ बंगाल। 1840 में स्थापित बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में स्थापित बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को आपस में मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी 1821 में और स्वतंत्रता के पश्चात इसी का राष्ट्रीयकरण किया गया था SBI के रूप में जो कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, राइट। इसके साथ ही इसी चरण में हमारे देश में राष्ट्रीय, दरअसल क्या हुआ था आप समझिए, हमने समझा था जो 1929 की आर्थिक मंदी थी, इस आर्थिक मंदी में अमेरिका की कई बैंकें बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स हो गई थी, अर्थात भारत में भी इसका प्रभाव देखने को मिला था। इसलिए बैंकिंग प्रणाली अच्छे से रेगुलेटेड हो सके इसके लिए कई समितियां स्थापित की थी जिनको हम आगे समझेंगे और उन्हीं कमेटियों की सिफारिश पर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो है स्थापना की गई थी। दरअसल 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया था जिसके आधार पर 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो हिल्टन यंग कमीशन हो जाएगा, राइट, और भी अन्य समितियां हो जाएंगी। उनकी सिफारिश पर 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ और इसी एक्ट से 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। फिर रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हो गई थी और RBI ने केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया जो कि स्वतंत्रता तक जारी रहा। फिर भारत में आधुनिक बैंकों के विकास का जो 6वां चरण हो जाएगा वो 1946 से वर्तमान समय तक हो जाएगा, राइट। तो स्वतंत्रता के पश्चात 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और RBI ने भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। साथ ही साथ 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, राइट, वो 3 प्रेसिडेंसी बैंक
राइट। इनको मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था और इसी इंपीरियल बैंक का 1955 में क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और इसके पश्चात भारत में जो आधुनिक बैंकिंग है वह विकसित ही होती जा रही है। तो हम इत्मीनान से जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उसमें इस टॉपिक को आगे और कंटिन्यू करेंगे। परंतु फिलहाल में हमको जो व्यापारिक बैंक हैं या NBFCs हैं या जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं उनमें क्या अंतर होता है उसको समझने के लिए RBI को पढ़ लेना जरूरी है। तो अगले लेक्चर में हम RBI को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।